आज के इस वीडियो में मैं टोटल 29 स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिटर्न्स एंड रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पर कंपैरिजन करूंगी और इनमें से 2025 का बेस्ट स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट करूंगी। इन सभी स्मॉल कैप फंड्स को मैं इनके AUM, एज, बेंचमार्क रिटर्न्स, लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 years and since inception trailing returns, year on year returns, rolling returns, expense ratio, alpha, beta, standard deviation, Sharpe ratio, up market and down market capture ratio, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर करूंगी। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को मैं हर स्टेप पर ग्रीन मार्क करती हुई चलूंगी। जिस फंड पर सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आएंगे वही हमारा बेस्ट स्मॉल कैप फंड होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार ब्रीफ में ये समझ लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। देखो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आपका इन्वेस्ट किया हुआ मिनिमम 65% अमाउंट स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है और बाकी का बचा हुआ 35% अमाउंट फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि स्मॉल कैप फंड्स किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल रहते हैं। तो देखो, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर एक्सेप्शनल रिटर्न्स चाहते हो तो स्मॉल कैप फंड्स आपको ये रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ आपको इन एक्सेप्शनल रिटर्न्स के बदले रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप फंड्स में आपको सडन अप्स या डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। अब शुरू करते हैं अपने सभी स्मॉल कैप फंड्स का कंपैरिजन और सिलेक्ट करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को। इसके लिए मैंने 29 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट बनाई है। अब एक साथ इतने सारे म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन और एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं क्या करूंगी, हर एक फैक्टर के बेसिस पर देखूंगी कि कौन से म्यूचुअल फंड सबसे लास्ट में स्टैंड करते हैं और उन वीक म्यूचुअल फंड्स को मैं अभी रेड मार्क करूंगी और इस लिस्ट से डिलीट करती जाऊंगी। हमारा फर्स्ट फैक्टर है AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में सभी लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो टोटल अमाउंट उस फंड का AUM होता है। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM 1000 करोड़ से कम है तो स्कीम में आगे चलकर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कभी कल को मार्केट डाउन चल रही हो और हम वो फंड बेचना चाहें तो हो सकता है उसके लिए हमें बायर्स ना मिले, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने उस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। उसका AUM कम है तो हम ऐसे म्यूचुअल फंड को प्रेफर नहीं करेंगे जिसमें फ्यूचर में आगे चलकर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर मैं अपनी इस लिस्ट में देखूं तो टोटल 4 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जिनका AUM 1000 करोड़ से कम है। ट्रस्ट MF, LIC, JM और क्वांटम स्मॉल कैप फंड। इन चारों को मैं यहाँ पर रेड मार्क करती हूँ और अपनी इस लिस्ट से डिलीट करती हूँ। अब बच गए हमारे पास टोटल ये 25 फंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं उन फंड्स को इस लिस्ट से डिलीट करूंगी जो अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुए हैं, क्योंकि इन फंड्स के लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स के अलावा बाकी रिस्क और रिटर्न पैरामीटर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। सो एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस नहीं कर सकते अभी हम इन फंड्स का, प्लस इनके रोलिंग रिटर्न्स भी अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो सकते हैं। एंड हमारे पास और पुराने फंड्स अवेलेबल हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उन फंड्स को प्रेफर करेंगे। अब मेरी इस लिस्ट में 3 ऐसे फंड्स हैं जो रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं, मोतीलाल ओसवाल, महिंद्रा मनुलाइफ और बड़ौदा PNB परिबास फंड। इन तीनों को मैं यहाँ पर रेड मार्क करती हूँ और अपने इस लिस्ट से एलिमिनेट करती हूँ। अब बच गए हमारे पास टोटल ये 22 फंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इन 22 फंड्स में से वो फंड शॉर्टलिस्ट करूंगी जो कंसिस्टेंटली हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI के रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने इस टेबल में इन सभी फंड्स के और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स और सिंस इंसेप्शन ट्रेलिंग रिटर्न्स लिए हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो टोटल 7 ऐसे फंड्स हैं जो कंसिस्टेंटली हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया, ITI, बंधन, बैंक ऑफ इंडिया, निप्पॉन, क्वांट और टाटा स्मॉल कैप फंड। इन सभी 7 फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। अब आगे मैं इन सभी 7 फंड्स का अच्छे से हर एक रिटर्न और रिस्क फैक्टर के बेसिस पर एनालिसिस करूंगी और इनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करूंगी। जिस भी फंड की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी उसे मैं ग्रीन मार्क करती हुई चलूंगी और एंड में जिस भी फंड को सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स मिलेंगे वही हमारा बेस्ट स्मॉल कैप फंड होगा 2025 के लिए।
शुरू करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न से। लास्ट 1 ईयर का अगर देखें तो सबसे अच्छे रिटर्न्स हैं बंधन के 57.27%, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। लास्ट 3 इयर्स में भी सबसे अच्छे रिटर्न्स बंधन स्मॉल कैप फंड के ही हैं 30.74%, तो यहाँ भी मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। लास्ट 5 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स क्वांट ने दिए हैं 47.45%, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। लास्ट 10 इयर्स में अगर देखें तो निप्पॉन के रिटर्न्स ज्यादा अच्छे हैं 23.66%, तो इसे मैं ग्रीन मार्क करती हूँ। और सिंस इंसेप्शन अगर देखूं तो यहाँ भी बंधन फंड के ही रिटर्न सबसे अच्छे हैं 40.74%, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। अब इन सभी फंड्स के लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। इस साल के सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स रहे हैं बंधन के 40.46%, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। साल 2023 में सबसे ज्यादा रिटर्न्स हैं बंधन के 55.85%, तो इसको मैं ग्रीन मार्क करती हूँ। 2022 में सबसे ज्यादा रिटर्न्स क्वांट ने दिए हैं, तो 2022 के लिए मैं क्वांट फंड को ग्रीन मार्क कर रही हूँ। 2021 और 2020 का देखें तो इन दोनों सालों में भी क्वांट ने ही सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए थे 88.17% और 75.14%, तो इन दोनों सालों में मैं क्वांट को ग्रीन मार्क करती हूँ। अब इन सातों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर करते हैं। इस टेबल में मैंने सभी फंड्स के 1 मार्च 2020 से लेकर अभी तक के रोलिंग रिटर्न्स लिए हैं, जिन्हें मैंने 1 ईयर की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। मैंने मार्च 2020 से पहले के रिटर्न्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि आईटीआई और बंधन ये दोनों फंड्स फेब 2020 में ही लॉन्च हुए थे, तो इन दोनों फंड्स का मार्च 2020 से पहले का डेटा अवेलेबल नहीं था। तो कंसिस्टेंसी के लिए मैंने सभी फंड्स के मार्च 2020 के बाद के ही रिटर्न्स लिए हैं। अब अगर हम इस टेबल में देखें तो एवरेज रिटर्न सबसे ज्यादा क्वांट के हैं 62.67%, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। मैक्सिमम रिटर्न्स अगर कंपेयर करूं तो उसमें भी क्वांट ही सबसे बेस्ट है 222.83%, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। अब देखते हैं मिनिमम रिटर्न्स। यहाँ पर टाटा सबसे बेस्ट है। टाटा के मिनिमम रिटर्न सिर्फ 2.72% तक गए हैं, बाकी सभी फंड्स के मिनिमम रिटर्न्स कंपैरेटिवली ज्यादा नीचे गए हैं, तो टाटा को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। अब देखते हैं इन सभी फंड्स का रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन कि कितने परसेंट ऑफ द टाइम्स इन फंड्स के रिटर्न्स किस रेंज में रहे हैं। अगर मैं नेगेटिव रिटर्न्स की बात करूं तो सिर्फ 2 फंड्स ही ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 4 सालों में कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए, निप्पॉन और टाटा स्मॉल कैप फंड। इन दोनों को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। ऐसे ही अगर मैं ये देखूं कि कौन से फंड के रिटर्न्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 20% से ऊपर रहे हैं, तो वो है टाटा स्मॉल कैप फंड के। इस फंड ने पिछले 4 सालों में अराउंड 75% ऑफ द टाइम्स 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं एंड अराउंड 11% ऑफ द टाइम्स 12 से 20% के बीच में रिटर्न्स दिए हैं, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। तो ये तो था रिटर्न्स का कंपैरिजन। ट्रेलिंग रिटर्न्स में बंधन स्मॉल कैप फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में क्वांट आगे है और रोलिंग रिटर्न्स में क्वांट और टाटा के रिटर्न्स ज्यादा कंसिस्टेंट हैं। बट क्या हम सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंड बेस्ट है? नहीं, रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क का एनालिसिस भी जरूरी है। तो अब करते हैं इन सभी फंड्स के एक्सपेंस रेशियो और बाकी के रिस्क फैक्टर्स का एनालिसिस। शुरू करते हैं एक्सपेंस रेशियो से और समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। देखो, हम जो भी पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे बिहाफ पर मैनेज करती है और उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सके बदले में। अब इसके लिए वो म्यूचुअल फंड कंपनी फंड मैनेजर्स अपॉइंट करती है जो ये सब पैसा मैनेज करते हैं, और ऑब्वियसली ये सब फंड मैनेजर्स बदले में एक अच्छी खासी फीस लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमें भी कुछ फीस पे करनी ही पड़ेगी उस म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो वो जो फीस हम पे करते हैं उसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। Now the rule for expense ratio is lower the expense ratio, better the fund is. So हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो, so that हमें कम फीस पे करनी पड़े। और इस लिस्ट में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो टाटा का है, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। अब आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर अल्फा। अल्फा एक फंड की परफॉर्मेंस को बताता है। अल्फा से हमें पता लगता है कि एक फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नाउ द रूल फॉर अल्फा इज हायर द अल्फा बेटर द फंड इज।
तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका अल्फा सबसे ज्यादा है। हमारे इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अल्फा है बंधन का 7.04, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है बीटा। बीटा हमें किसी भी फंड का रिलेटिव रिस्क बताता है। यहाँ पर रिलेटिव रिस्क का मतलब है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ज्यादा या कम रिस्की है। बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा या फिर 1 से कम भी हो सकती है। अगर किसी फंड की बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की है। और अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब है कि वो फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम रिस्की है। जैसे अगर किसी फंड का बीटा 1.2 है तो इसका मतलब है वो फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 20% ज्यादा रिस्की है। नाउ द रूल फॉर बीटा इज लोअर द बीटा बेटर द फंड इज। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका बीटा सबसे कम है। और हमारे इस लिस्ट में सबसे कम बीटा है टाटा स्मॉल कैप फंड का 0.77, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट फैक्टर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि किसी भी फंड के रिटर्न्स उसके एवरेज रिटर्न्स के कंपैरिजन में कितना फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे अगर किसी फंड के एवरेज रिटर्न्स 20% है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है तो इसका मतलब है उस फंड के रिटर्न्स 20-5 और 20+5 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। तो जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा है वो फंड उतना ही ज्यादा अनस्टेबल और रिस्की है। सो द रूल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन हियर इज लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन मोर स्टेबल एंड बेटर द फंड इज। तो हम उस फंड को प्रेफरेंस देंगे जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है। और हमारे इस लिस्ट में सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है टाटा का 15.34, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो एक फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को बताता है। इससे ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर फंड ने जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं उसके बदले उस फंड ने कितना एक्स्ट्रा रिस्क लिया है। नाउ द रूल फॉर शार्पे रेशियो इज हायर द शार्पे रेशियो बेटर द फंड इज। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका शार्पे रेशियो सबसे ज्यादा है। और हमारे इस लिस्ट में सबसे ज्यादा शार्पे रेशियो है निप्पॉन इंडिया का 1.33, यानी कि इस फंड ने 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले 1.33 यूनिट्स का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। अब आता है अप मार्केट कैप्चर रेशियो। अप मार्केट कैप्चर रेशियो से ये पता लगता है कि जब मार्केट ऊपर गई तो वो फंड कितना ऊपर गया। जैसे मान लो किसी फंड का अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 है तो इसका मतलब है कि जितने परसेंट से मार्केट ऊपर चढ़ी है उतने ही परसेंट से वो फंड भी ऊपर चढ़ा है। अगर ये रेशियो 100 से कम है, जैसे मान लो 97 है, तो इसका मतलब है उस फंड ने मार्केट के कंपैरिजन में 3% कम रिटर्न्स दिए। और अगर ये रेशियो 100 से भी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो फंड मार्केट से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा है। मेरी इस लिस्ट में सिर्फ एक ही फंड ऐसा है जिसका ये रेशियो 100 से ज्यादा है और वो है बंधन स्मॉल कैप फंड, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब बचता है लास्ट रिस्क फैक्टर डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो। इससे हमें ये पता लगता है कि जब मार्केट गिर रही थी तब मार्केट के कंपैरिजन में फंड कितना गिरा। जैसे अगर किसी फंड का ये रेशियो 100 है तो इसका मतलब है जितना मार्केट नीचे गई उतना ही वो फंड भी नीचे गया। अगर ये रेशियो 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो फंड मार्केट से ज्यादा नीचे गिरा है, यानी कि वो अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। और अगर ये रेशियो 100 से भी कम है तो इसका मतलब है कि वो फंड मार्केट से भी कम गिरा है, यानी कि वो फंड अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे कम हो। और हमारे इस लिस्ट में सबसे कम डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो इन्वेस्को का है 44, यानी कि ये फंड बियर मार्केट में सबसे कम नीचे गिरा है और अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो यहाँ मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। अब अगर ऑल ओवर में देखूं तो 3 फंड्स ही ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आए हैं, बंधन, टाटा और क्वांट स्मॉल कैप फंड। ट्रेलिंग रिटर्न्स में बंधन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में क्वांट आगे है। रोलिंग रिटर्न्स का अगर देखें तो टाटा और क्वांट दोनों के ही रिटर्न्स कंसिस्टेंट हैं। अगर रिस्क की बात करूं तो टाटा सबसे कम रिस्की है और क्वांट सबसे ज्यादा रिस्की है। क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा है। अब पॉइंट ये आता है कि फिर इन तीनों में से बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको रिस्क के हिसाब से सजेस्ट करूंगी। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो
तो आपके लिए बंधन और टाटा स्मॉल कैप फंड बेस्ट रहेगा। और अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड बेस्ट रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट और मैं किस कैटेगरी के फंड्स का एनालिसिस करूं ये भी बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।